उससे रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है, हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना है, और अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो फिर हमने हाइपोथेसिस भी डेवलप करना है। और आप सबको ये बात मालूम है कि ये तीनों चीजें अलाइंड होती हैं। मैंने आपको ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया में कहा, ब्रॉड प्रॉब्लम कहा कि एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट के भी आप लोगों को एग्जांपल दिया, सेल्स फोर्स की। अब अगर हमने कहा कि ये हमारा ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होगा, आप मुझे बताएं। प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सर हाउ टू रिड्यूस द टर्नओवर रेट। यस सर एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि एम ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च तो यही होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन क्या होना चाहिए रिसर्च का? उसमें सर लेकिन रीजन भी नहीं फाइंड आउट करेंगे कि नहीं, रीजन हमारे पास अभी नहीं है। अभी हमारा पर्पस ये है कि ये जो हमने कहा कि हमें वर्क सेटिंग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो हमें उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करनी है। ठीक। प्रॉब्लम हमें नजर आया कि टर्नओवर बढ़ रहा है, पर्पस क्या होना चाहिए रिसर्च का? ये तो प्रॉब्लम है कि टर्नओवर बढ़ रहा है, और यानी सिम्टम है प्रॉब्लम की, सिम्टम, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये टर्नओवर कम हो जाए, रिटेंशन बढ़ जाए। और रिसर्च क्वेश्चन फिर इसका क्या होना चाहिए? टर्नओवर कम करना कैसे कर सकते हैं? हाँ, how the retention rate can be increased, how turnover can be reduced। Can be reduced। अब वो जब हम हाउ और व्हाई का क्वेश्चन लेंगे, आंसर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वही चीजें आएंगी जो मैंने अभी आपको डिस्कस की है, 3-4 फैक्टर्स। वो अब हम क्या करेंगे कि हम उन इंडिविजुअल के पास, उन कंसर्न लोगों के पास जाएंगे जो अफेक्टीज हैं, और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या वजह है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और आप 3 महीने के लिए आते हैं, काम करते हैं, लोग चले जाते हैं। तो जब रेस्पॉन्स लेंगे तो उस रेस्पॉन्स से आने वाले जितना भी वो डाटा है वो सारे के सारे क्या हैं? वही थीम्स हैं अपने क्वालिटेटिव के अंदर, अगर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं तो। वो बहुत लंबी बात बताएंगे, स्टोरी बताएंगे आधे घंटे के अंदर, लेकिन फैक्ट्स क्या होगा? फलां अब वो बता रहा होगा कि देखें जी मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी भी 1 बिलियन का प्रॉफिट अर्न करती है, साथ वाला कंपेटिटर भी 1 बिलियन का प्रॉफिट अर्न करता है, उसके एम्प्लॉय को 1000 सीसी गाड़ी भी मिली हुई है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसे कन्वेंस चाहिए। अब वो ये कहता है कि कंपेटिटर के कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो फॉरेन ट्रैवल करता है वंस अ ईयर, ऐसे है ना, राउंड ट्रिप जो है वो करता है, और उसको उसका सारा एक्सपेंस जो है वो कंपनी उठाती है। अच्छा, सेल्स अगर उनकी बढ़ जाती है खास मार्जिन से तो उनको प्राइजेस मिलते हैं, उनको 3 मंथ्स का जो है वो कोई बोनस मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। इसका मतलब है ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये वो थीम्स है जो उस रिस्पांस से हमें, हालांकि वो बात तो बहुत लंबी कर रहा होगा, ऐसे है ना, तो हमें उससे वो चीज एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है, और वही कॉज है और वही प्रॉब्लम है एक्चुअल में। और हमेशा प्रॉब्लम जब पता चल जाए तो फिर उसको एरेडिकेट करना मसला नहीं होता, उसका सॉल्यूशन मौजूद होता है। पहले ये पता तो चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हमने तो सिर्फ सिम्टम की बेस के ऊपर जो है वो इसको लेके चल रहे हैं। नोज वाटरिंग शुरू होती है, हम कहते हैं हमें फ्लू हो गया है, क्यों हुआ है? कॉज तो हमें मालूम नहीं है। फिर हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा मैंने कहीं कोई, अभी वेदर बिल्कुल चेंज हो रहा है तो मैंने तो एसी जो है वो 16 पे चला के सो गया रात को बगैर किसी ब्लैंकेट के या बगैर किसी जो है वो चादर लिए, इसका मतलब है कि वो हो सकता है रीजन। एक रीजन ये हो सकती है कि मैंने शायद अभी बहुत ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया, ऐसे ही है। या गर्मियों में जैसे आपने देखा कि बहुत गर्मी चल रही है और उसके बाद आप जो गर्मी से आके तो एसी में आ गए डायरेक्टली, तो ये रीजंस हो सकते हैं। दीज आर द कॉजेज और सिम्टम आपके सामने था, नोज वाटरिंग। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव का हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो हिडन होता है लेकिन उसकी आउटकम हमें नजर आती है। कंपनीज अभी हमारे यहाँ ये देखें, बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि या टेक्सटाइल सेक्टर ये क्लेम करता है कि हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर का, गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट कहती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रही है। एक्सपोर्ट कम होना, इस प्रॉब्लम को जब आप बयान करेंगे तो आप बताएंगे कि एक्सपोर्ट कम होने से नुकसान क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट को बेहतर करना हमारा पर्पस है।
पर्पस ऑफ स्टडी है तो हम कैसे करेंगे, जिसका मतलब है कि एक्सपोर्ट की वजह से फायदा क्या होगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं करते या एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हमें नुकसान क्या हो रहा है। जब ये दो चीजें आप बताते हैं कि जो सिम्टम हमें नजर आ रहा है प्रॉब्लम का, उसकी वजह से हमें लॉसेस, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं। अगर प्रोज एंड कॉन्स हम सही तरीके से बयान कर लें, जिसका मतलब है कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी स्टडी की जस्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बता दी है और उसको आमतौर के ऊपर स्टेटिस्टिकली हम सपोर्ट करते हैं, जो वैलिड बात समझी जाती है। हम कहते हैं कि पिछले 5 साल से हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रही है। अब 5 साल से एक्सपोर्ट डिक्लाइन करने का हम एक ग्राफ डाल देते हैं और डाटा भी डाल देते हैं कि पहले 30 बिलियन थी, फिर 28 बिलियन होगी, फिर 25 बिलियन पे आ गई, फिर 20 बिलियन पे आ गई। तो इसका मतलब है दिस इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। और इससे नुकसान क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा रुपी जो है वो वीक हो रहा है। अब जब ये चीजें हम बताते हैं तो ये सारी मिलकर हमारे प्रॉब्लम को सपोर्ट करती हैं कि एक्चुअल में ये इतनी जबरदस्त चीज है, इसकी जरूरत है ठीक करने की। ऐसा कि नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो इंक्रीज हो रही है और गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिल रहे। ये बात सही है ना सारी की सारी। तो इसका मतलब है कि जब ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो जो बात होती है वो रिव्यूअर, जो एग्जामिनर, जो रीडर को के लिए कैची बात होती है, उसे पढ़ने को दिल करता है, लगता है कि ये बड़ी जबरदस्त बात है। और हम साथ में स्टैटिस्टिक्स भी ऐड कर रहे होते हैं उसको अपनी बात को वैलिड बनाने के लिए कि हमने कोई हवा में ऐसे बात नहीं की, बल्कि हमारे पास ये एविडेंस भी मौजूद है। और फिर हम अपने उसी प्रॉब्लम को रिफाइन करते करते, जैसे मैंने आपको कहा कि जनरल से लेके स्पेसिफिक करते आते हैं, ताकि अब आके आपकी बात जो है वो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के साथ आ जाए, स्पेसिफिकली जो है वो टर्नओवर के साथ आ जाए। ब्रॉडर पिक्चर में हम बात कर रहे थे और उसी से ही हम उसको शॉर्ट करते करते आ गए। जैसे मैंने कहा कि अगर ओवरऑल पहले पाकिस्तान में जो है वो एम्प्लॉय का टर्नओवर ज्यादा है, हम सपोज करते हैं, फिर हम कहते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक आ जाते हैं, किसी सेक्टर के ऊपर अगर स्टडी कर रहे हैं तो जिसका मतलब है कि हम उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स जो है उसको क्या कर रहे हैं, इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ लेके आ रहे हैं, स्पेसिफिक करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक एक आपने सुना होगा ना, फनल लाइक अप्रोच। ओके, ये जरा रीड कीजिए। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला सेंटेंस है। क्या मीनिंग लिया है आपने इससे, क्या परसीव किया है इस सेंटेंस से कि क्वालिटेटिव स्टडीज बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन एडवांसिंग द रिसर्च प्रॉब्लम और इशू इन अ स्टडी। कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर तो रेपिटेटिवली चीजें हो रही होती हैं, यानी वही मैंने जैसे आपको कहा कि पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट हुई, फिर वही स्टडी हमने स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से की, हमने स्पेसिफिकली किसी प्रोविंस के हवाले से कर ली, लेकिन हमने उसको सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसी को ही बार बार टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, प्रैक्टिकलिटी बेस के ऊपर, थ्योरेटिकल बेस के ऊपर। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या है कि जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जो हमारे पास अगर पहले किसी फिनोमेना के 5 या 6 वेरिएबल हैं तो हम ये कहते हैं कि और भी तो रीजंस हो सकती है। अगर आपको याद हो तो हमने जो फिलॉसफीज पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो रियलिटी है वो क्या है, यह ओंटोलॉजी थी, एपिस्टेमोलॉजी थी क्या, कि आपको कैसे पता है कि ये रियलिटी है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि रियलिटी तो एग्जिस्ट करती है, हमें पता चल गया, लेकिन हमारे पास अगर मिलियंस में लोग हैं तो हर एक उस रियलिटी को डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहा है। मैंने उसको और तरीके से परसीव किया, आपने और तरीके से परसीव किया, आपने और तरीके से परसीव किया, इन्होंने और तरीके से परसीव किया।
इन्होंने उस रियलिटी को डिफरेंट मीनिंग दिया, मैंने डिफरेंट मीनिंग दिया, इन्होंने डिफरेंट मीनिंग दिया। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर उस प्रॉब्लम या उस इश्यू के अंदर हम और डायमेंशन सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो कम होने की वजह क्या है, सेल्स फोर्स को मैंने बताया, और सेल्स फोर्स के मैंने 3-4 चीजें बताई हैं जो मुझे ऐसे आमतौर पे लग रहा है, मुझे जो जनरली समझ आ रही थी। अब हो सकता है कि स्पेसिफिकली जब मैं उनके मैनेजर से या स्पेसिफिकली उस वर्कफोर्स के बाद डायरेक्टली जाऊंगा तो हो सकता है कि वो इससे कहीं ज्यादा चीजें मुझे बता दें। जैसे मतलब है कि मेरा जो प्रॉब्लम है या जो वो इश्यू है वो और भी एडवांस हो गया कि नई चीजें और नई डायमेंशन मेरे पास आ गई, और वही नई डायमेंशंस थ्योरी एसोसिएशन होगी और बाद में वो थ्योरी बिल्ट होगी और फिर दोबारा उसी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टेस्टिंग होगी, उसकी डिडक्शन होगी। The intent of a research problem in qualitative research is to provide a rationale and need for studying a particular issue or problem। तो यकीनन ये क्वालिटेटिव के अंदर भी और क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव दोनों के अंदर इंटेंशन क्या है कि हम कोई रेशनल प्रोवाइड करें कि हम पर्टिकुलर इश्यू को जो स्टडी कर रहे हैं। The research problem statement is written in the introduction, which is followed by the purpose statement and research questions। So पहले क्या लिखना है आपने? अच्छा, ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा याद रखिए, थीसिस के अंदर और रिसर्च आर्टिकल के अंदर बहुत डिफरेंस है, ठीक है? हम कभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेपर के अंदर नहीं लिखते, जबकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम थीसिस के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे हम एक बहुत स्मार्ट सा इश्यू बताते हैं, यानी 2-3 लाइन के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी दी हैं, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, जैसे मैंने एक्सपोर्ट के कम होने की एग्जांपल दी आपको, एक्सपोर्ट कम होना सिम्टम था, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं जिसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, वही सिम्टम की बेस के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, जिससे हमारा एम्फेसाइज ये होता है कि मैं ये क्यों स्टडी कर रहा हूं, मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको बताया कि एक्सपोर्ट कम हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट से नुकसान क्या हो रहा है। हमने कहा कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहे हैं, हमारा करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है, उसके बाद हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट को जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी या यहाँ से मूव कर जाएगी तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी नहीं मिलेंगे, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी उससे अफेक्ट होगा। तो आपको ये लगता है कि ये अलार्मिंग बात है कि नहीं है? आमतौर के ऊपर जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा मसला है, पॉवर्टी का लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब हम उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं उस प्रॉब्लम के अंदर, तो पता चलता है ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इसको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है और इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना जस्टिफाइड है, वैलिड है। ओके, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस स्टेटमेंट। थीसिस के अंदर हम पर्पस स्टेटमेंट भी लिखते हैं और हम फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च भी लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट कम हो रही है, इसके हमने प्रोज एंड कॉन्स सारे डिस्कस कर लिए, डिस्कस कर ली, और फिर हमने बताया कि अब हम एक्चुअल में इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव या पर्पस स्टेटमेंट क्या होगी? द पर्पस इज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर हम उसी एग्जांपल को लें तो हमने कहा कि हम एक्सपोर्ट को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और फिर रिसर्च क्वेश्चन उसी से ही हम ड्रॉ करेंगे कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू improve the export of the country, और फिर रिसर्च क्वेश्चन होगा how we can improve the export of the country। तो ये तीनों चीजें जो है वो फिर दो चीजें जो है ये अलाइन हो जाएंगी। और याद रखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो वहां पर पर्पस ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन, एम, ऑब्जेक्टिव या पर्पस वन थिंग, ये एक ही चीज के नाम है। फिर रिसर्च क्वेश्चन उसी से निकलता है और फिर हाइपोथेसिस भी इसी बेस के ऊपर होते हैं। और वो क्या होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर जो लेट्स से क्वेश्चन है
कि the objective of the research is to increase the to reduce the turnover of employees in the company. लेकिन हम इसका रिसर्च क्वेश्चन क्या लिखते हैं? What is the impact of fringe benefits on employee turnover? Hypothesis क्या बनेगा? Hypothesis क्या बनेगा कि there is a significant relationship या significant impact of fringe benefits on employee turnover. तो आप ये देखिए तो वो कोहेरेंस है उनके दरमियान में, इसके दरमियान में फ्लो है और वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है और लिंक्ड है. So all these three components of research study are interrelated and need to flow seamlessly into each other for making a qualitative study effective. तो यहाँ पे hypothesis को उसने जिक्र नहीं किया, otherwise ये सारी चीजें यानी रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जिसपे ये पर्पस स्टेटमेंट का है और रिसर्च हाइपोथेसिस जो है ये सारे के सारे अलाइंड होते हैं. क्योंकि यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव नहीं पढ़ रहे. The problem statement is narrowed down as it moves to research question. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम मेजर एस्पेक्ट को डिस्कस करने के बाद फिर हम डायरेक्टली रिसर्च क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, उसे स्पेसिफाई करते हैं. जी ये आपको नजर आ, दिस इज अ फनल लाइक अप्रोच. देखिए पहले क्या लिखा हुआ है टॉप पे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्पस. फर्स्ट ब्लॉक के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर इशू इन नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हमने कहा एक्सपोर्ट कम हो रही है कि हमें क्यों इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी पॉवर्टी को इंक्रीज कर रहा है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, फॉरेन करेंसी इफेक्ट हो रही है. अब ये चीजें जब हम बताएंगे तो पता चलेगा कि वाकई ये जो इश्यू है ये बिल्कुल एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इसे फाइंड करने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ताकि हम इसे बेहतर कर सकें. सो एडवांस द मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर बिगिनिंग द स्टडी. फिर हमारा पर्पस क्या है कि हम इसको ठीक करें, हम अपने एक्सपोर्ट को इंप्रूव करें, बेहतर करें, उसे दोबारा जो है वो उसी लेवल के ऊपर लेके आए. और फिर रिसर्च क्वेश्चन आता है कि कैसे किया जाए, उसको फर्दर नैरो डाउन किया जाए कि कैसे किया जाए. तो फिर यकीनन उसके वो आंसर आ जाएगा कि क्या क्या चीजें होंगी जिससे एक्सपोर्ट दोबारा जो है वो बेहतर हो जाएगी या इंक्रीज करेगी. कुछ बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बातें समझ आ रही है? ये ऊपर से गुजर रही है. अब तो आप लोगों ने कब चाय भी पी ली, अब तो बिल्कुल समझ आनी चाहिए. So structure of research problem statement कि किस तरीके से लिखनी है. Advance the topic as general subject matter of the research study by creating reader interest in a few beginning sentences or a paragraph. आप लोग किस चीज पे काम कर रहे थे? सस्टेनेबिलिटी. हालांकि HR तो पहले एग्जिस्ट करता है सदियों से, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो पिछले एक डेकेड के अंदर आया है. तो किसके ऊपर एम्फसाइज करने की ज्यादा जरूरत है? सस्टेनेबिलिटी के ऊपर. तो वो क्या लिख रहा है? वो भी यही कह रहा है कि आप अपना जो सब्जेक्ट मैटर है उसको जनरली डिस्कस करें और रीडर के लिए ऐसा कैची बनाएं कि पहला पैराग्राफ जैसे लगे कि ये तो बहुत जबरदस्त चीज डिस्कस हो रही है कि सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और इसको इस तरीके से लिखेंगे लगे कि ह्यूमन सर्वाइवल जो है इसके बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है या इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर्वाइवल जो है. So discuss the research problem or issue that leads to a need for the study. और फिर आए अपने मुद्दे के ऊपर कि एक्चुअल में HR के साथ ये कैसे एसोसिएटेड है और HR अपने अंदर कुछ चेंजेस ला के तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर अपना रोल किस तरह प्ले कर सकता है. ठीक है. So summarize the scholarly literature और फिर ये बताएं कि एक्चुअल में फलाने भी ये कहा है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और HR के अंदर से लाया जा सकता है, HR के थ्रू जो है वो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है. तो इसका मतलब है कि हमें साथ साथ में लिटरेचर को भी यानी एग्जिस्टिंग लिटरेचर का हवाला भी देना है कि फलाने ये कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, फलाने ये कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, फलाने कहा है कि इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है.
ये इसका इस सेंटेंस का मतलब यही है कि आप साथ साथ जो है वो लिटरेचर को भी मेंशन करें, और वेरी लेटेस्ट लिटरेचर को, रीसेंट लिटरेचर को, ताकि ये पता चले कि ये करंट फिनोमिना है, ये घिसा पिटा फिनोमिना नहीं है जो पहले एक्सप्लोर हो चुका है। Point to deficiencies in evidence using the current literature of discussions। और देखें कि क्या ये देखिए कि डेफिशिएंसीज कहाँ है। वो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपको कुछ ना कुछ अगर स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं तो एफर्ट करके वो डालें, ताकि आप वो जो डेफिशिएंसी या वो जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसको वैलिडेट किया जा सके, उसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके कि जो आप बात कर रहे हैं वो लॉजिकल है, वो सही है, और वो कहाँ से, यूजिंग द करंट लिटरेचर ऑफ डिस्कशन। हो सकता है किसी ने जो है वो ब्लूमबर्ग के अंदर जो है वो आर्टिकल लिखा हो, किसी ने जो है वो कोई टॉक की हो, ऑडियो वीडियो मौजूद है। ऑडियो वीडियो इज आल्सो नोन एज लिटरेचर, इमेजेस आर आल्सो लिटरेचर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के अंदर कहीं आया है, कहीं एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स के अंदर आया है, किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है, एंड देन आई गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी फॉर ऑडियंसेस कि मैं ये जो स्टडी कर रहा हूँ इसके साथ एसोसिएटेड जो लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, या जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी आप क्या करें, इंपॉर्टेंस में रखें कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सपोर्ट के कम होने की वजह से कितनी कौन स्टेक होल्डर्स अफेक्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्री हो रही है, आम लोग हो रहे हैं, गवर्नमेंट हो रही है, ऐसा है कि नहीं है। तो उनको भी जो है वो यहाँ पे अपनी डिस्कशन के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। और यकीनन जब भी आप अच्छे जर्नल्स के अच्छे पब्लिशर के जर्नल्स के पेपर पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन की जो कोहेरेंस है उसको जरा देखिएगा कि वो कितनी उसके अंदर जो है वो जबरदस्त किस्म की अलाइनमेंट है, एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ के साथ, और विद इन पैराग्राफ कितनी कोहेरेंस। Writing the research purpose statement, the purpose statement indicates why you want to do the study and what you intend to accomplish। यानी purpose of the study क्या है, is the central control idea in the study, यानी वो जो मैंने आपको कहा है कि the purpose is to reduce the turnover, the purpose is to increase the export, ठीक है। तो central idea इसके अंदर क्या है, या तो टर्नओवर को कम करना या एक्सपोर्ट को बढ़ाना, जो दो फिनोमिना की एग्जांपल्स में दे रहा हूं। is written in a sentence or several sentences। so objective एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। क्वांटिटेटिव के अंदर तो आप लोग आमतौर पर देख चुके हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट मतलब है कि जितने रिसर्च क्वेश्चन होते हैं उतने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऐसे है ना, और उसी तरह से हाइपोथेसिस के नंबर होते हैं, ऐसे है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि समटाइम हम एक मेजर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके फिर सब ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, ठीक है। हम एक ऊपर प्रॉब्लम लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, और उसके फिर सब ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। Such objectives are intent that the major idea for the study is not the problem leading to a need for the study। हाँ, is not the question to be answered by collecting the data। ये नहीं है कि आपने अगर प्रॉब्लम जो जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम को अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर डालना, न इस चीज को कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको डालना है। हमारा एम क्या है कि जो सिम्टम हमें नजर आ रहा है उस सिम्टम को रिवर्स करना है, जिसके पीछे प्रॉब्लम खड़ा है। एक्सपोर्ट कम हो रही है तो हमने ये इश्यू नहीं है कि हमने इसको लीडिंग पे लेके जाना, बल्कि हमने ये करें कि एक्सपोर्ट को बेहतर करना है, हमने टर्नओवर को रिड्यूस करना है। फिर नॉट द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय कलेक्टिंग द डाटा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि हमारा ये सिम्टम, ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो कैसे पता हमें कैसे चलेगा कि हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, किन रीजंस की वजह से हुई है, किस वजह से टर्नओवर बढ़ रहा है एम्प्लॉइज का। सर सोल्यूशन पे आना चाहिए। हाँ, हमें उसका सोल्यूशन की तरफ हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना है वो तो फुल फ्लेजिंग चैप्टर है, आपको मालूम है। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, रिसर्च अप्रोच क्या होगी, टाइप क्या होगी, सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे,
जो डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे वो एक्चुअल में रिसर्च क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो स्टडी का डिजाइन जो है, जो पाथ एक्चुअल में उसको डिफाइन करने का एक कंपोनेंट है। A good qualitative purpose statement contains the central phenomena, the participants are research site. रिसर्च साइट का कुछ आइडिया है किस चीज को कह रहा है ये? वो जहाँ पे फिनोमेना अकर हुआ है। एग्जैक्टली, यानी वो इंडस्ट्री हो सकती है, वो कंट्री हो सकता है, वो सेक्टर हो सकता है, वो प्रोविंस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। Include language drawn from qualitative inquiry, use words such as purpose, intent or objective to signal attention to the statement as a central component guided focus on a single phenomenon that is studied to one idea to study. Use action verbs such as describe, understand, develop, examine the meaning of or discover to come. अच्छा, ये जो words है यहाँ पर उसके लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव या पर्पस स्टेटमेंट लिखने के लिए, इसका मतलब है कि वर्ड डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। दो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है हाउ एंड एक होता है व्हाई। दो क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने आपको कहा ना कि हाउ द टर्नओवर कैन बी रिड्यूस्ड। ये उस सिचुएशन में होता है कि जब पहले आपके पास कुछ ना कुछ लिटरेचर मौजूद हो। वो आपने शायद सुना हो कि लिटिल जब नोन होता है तो फिर हम हाउ का आंसर लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, कैसे, ठीक है। और जब कुछ मालूम नहीं होता, नथिंग इज नोन, इसका मतलब है कि फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वाई का आंसर लेते हैं, दैट इज इन डेप्थ स्टडी। यहां हाउ के क्वेश्चन के अंदर कमोबेश वैलिडेशन की शक्ल आ जाती है कि पहले ये वेरिएबल मौजूद है, पहले ये डिस्कशन हुई है, ये कहीं से बात हुई है और मैं जो है वो इसको अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने कंट्री में, अपने रीजन में, अपनी इसके अंदर सोसाइटी के अंदर इसको सर्च करना चाह रहा हूं कि मेरे पास भी क्या ऐसा है। जबकि अगर तो फिनोमेना बिल्कुल न्यू है, यूनिक है, तो उसके लिए फिर हम एक्सप्लोरेशन का वर्ड यूज करते हैं और वाई का वर्ड यूज करते हैं।